हमें चलें तो स्टार्ट करते हैं पहले अपने फ्लैश नोट के साथ। नंबर आप डाल लेना जो भी है। यहां पर आएगी, देखो एक और टेस्ट होता है, मैंने कल एक टेस्ट आपको सिखाया था। कल किसका टेस्ट बताया था? Fe3+ का लास्ट क्लास क्या था? Fe3+ की रिएक्शन अगर हम किससे करवाएं? एसिटिक एसिड से, तो आपके पास ब्लड रेड कलर का एक सोल्यूशन बनता था ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeCH3CO होल थ्राइस, या फिर मैंने आपको इसका एक और फॉर्मूला सिखाया था विच वाज FeOH होल ट्वाइस CH3COO। ठीक है, तो हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब यहीं से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए Cu2+ की टेस्टिंग, तो Cu2+ की टेस्टिंग का एक तरीका होता है, आप Cu2+ आयन लो, मतलब सोल्यूशन के अंदर कॉपर का कोई सॉल्ट प्रेजेंट है, और उसकी रिएक्शन आप करवाते हो एक कंपाउंड से जिसका फॉर्मूला होता है K4FeCN होल 6। इसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ पोटेशियम फेरो साइनाइड। किसके नाम जानते हैं? पोटेशियम फेरो साइनाइड के नाम से जानते हैं। इन दोनों की रिएक्शन से क्या होता है, देखो अभी आपने ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह नहीं सीखा है, मैं आपको आगे सिखाऊंगा, तभी और आसान हो जाएगा इसका नाम लिखना। बट आप देखो, आप सभी जानते हो पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? तो अगर आप यहां पर देखें, 4 पोटेशियम मिलकर +4 यूनिट का चार्ज बनाएंगे। कॉपर पे चार्ज कितना है? +2। तो बताओ +4 को रिप्लेस करने के लिए कितने कॉपर चाहिए होंगे? 2 कॉपर। बोले इतना समझ में आ रहा है? तो ये क्या करेगा, इस कॉपर पोटेशियम को रिप्लेस करके ये बन जाएगा Cu2FeCN होल 6। ये एक चॉकलेट कलर का पीपीटी बन जाएगा। कैसा पीपीटी बनेगा? चॉकलेट कलर्ड पीपीटी। यही इसकी पहचान है, और ये इसका कॉपर +2 का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सॉल्यूशन में Cu2+ प्रेजेंट हो सकता है, तो उसमें आप थोड़ा सा K4FeCN होल 6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाल दो। अगर चॉकलेट कलर का पीपीटी बन गया तो Cu2+ कंफर्म होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे आप लोग एक बार कॉपी कर सकते हो। चलिए फिर देखिए, लास्ट क्लास मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो मैंने आपको सिखाया कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बेसिकली एक न्यूट्रल गैसियस एटम से जब आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हो, तो यहाँ पर जो भी एनर्जी चाहिए होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। किसी भी गिवन एलिमेंट के लिए या एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो मेजरली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर, और दूसरा डिपेंड करती है किस पर? उसकी साइज पर। ये 2 मेजर फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद देखा था कि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जिसका भी होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हम लोगों ने सीखे थे कि जैसे अगर आप सेकेंड पीरियड की बात करो तो बताओ सेकेंड पीरियड में कौन कौन था? लिथियम था, बेरिलियम था, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी अपने दोनों पड़ोसी से ज्यादा होती है क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2। इसका क्या होता है? 2s2 2p1। तो क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन 2s से रिमूव हो रहा है, यहां पर 2p से रिमूव हो रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत आपको क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा। फिर आप देखो बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी अपने दोनों पड़ोसियों से क्या होती है? ज्यादा। फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन होता है? फ्लोरीन। सेम ऐसा कैसा ऑर्डर बनता है किसका? थर्ड पीरियड वालों का। सीखा था हम लोगों ने लास्ट क्लास। उसके अलावा मैंने आपको 13th ग्रुप के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर सिखाया था। इसका ऑर्डर बना था बेताल गया, ऑल इंडिया, अलादीन, जो भी आप लिखना चाहो। और अगर आप 14th ग्रुप को ऑब्जर्व करो तो कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, लेकिन लेड जो होता है वो टिन से क्या होता है? आगे आ जाता है। सही है, तो ये सारी चीजें मैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर पहले ही सिखा चुका हूं। कोई डाउट है किसी को? नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहां से थोड़ा और आगे,
और चलते हैं टुवर्ड्स वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मुझे एक सेकंड दें। देखिए आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, ऑनलाइन वालों को सबको दिख रहा है भाई? एक बार देख लो, थोड़ा क्लियर दिखना चाहिए आप लोगों को, ये है ना। तो आप इस डेटा को ऑब्जर्व करें, यहां से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने और सीखने को मिलेगी। इन जनरल आप स्किप कर देते हो। अगर आप देखें स्कैंडियम, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 631, फिर टाइटेनियम 656 बढ़ गई, फिर वेनेडियम 650 बढ़ गई, फिर क्रोमियम 653 और बढ़ गई। अच्छा देखो यहां से कम हो गई, सॉरी 56, 650 और 653। फिर आप देखो मैंगनीज, तो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाफ फील्ड होता है, इसलिए इसकी एनर्जी एनर्जी बढ़ गई 717। अब आयरन का हाफ फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आयरन की एनर्जी एनर्जी क्या है, मैंगनीज से ज्यादा है। उसके बाद आप फिर देखो आगे तो कम हो रही है, कोबाल्ट कम, निकल और कम, फिर कॉपर में बढ़ गई और जिंक में बढ़ गई, क्योंकि जिंक का कॉन्फिगरेशन कैसा है, फुल फील्ड। लेकिन आप यहां पर इस चीज को देखकर ये बोल सकते हैं कि द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन 3D सीरीज इज इररेगुलर। तो पहली बात तो ट्रेंड कैसा है, इररेगुलर है। अब इस ट्रेंड में हम कुछ भी बोल नहीं सकते कि लेफ्ट राइट चलने पर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ भी रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर दोबारा बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, एक तो जिंक। तो जिंक हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन 3D सीरीज। क्यों? ड्यू टू फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी अपने ग्रुप में क्या है, सबसे ज्यादा है। यहां पर जो आपका अगला प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो है ये Mn और Fe का केस। ठीक है, अब हमारे नॉर्मल कंसेप्ट के हिसाब से मैंगनीज शुड हैव, एक सेकेंड, है ना। तो हम जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसके हिसाब से मैंगनीज शुड हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन आयरन। क्यों? ड्यू टू हाफ filled D5 configuration. But as observed, the ionization energy of Fe is more, and it has the second highest ionization energy in the periodic, sorry, in the 3D series. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहां पर ध्यान रखने चाहिए फ्रॉम दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप देख पा रहे हो स्क्रीनशॉट मैंने डी ब्लॉक एनसीईआरटी में से उठाया, तो वहां पर हम इस चीज को दोबारा पढ़ेंगे। बट हाल फिलहाल वर्थ नोटिंग पॉइंट है दो, कि सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन किसकी होती है, आयरन की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, जिंक। कॉपी कर लीजिए सब लोगों का। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखो इसके बाद चलते हैं आगे और मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज कॉल्ड
सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। देखो क्या है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी और कैसे काम करती है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी तक आपने देखो आपके पास एक न्यूट्रल एटम मान लो ए गैस है। अब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, तो देखो अभी आपने इसका पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, जिसे हम बोलते हैं इसका IE1। IE1 बोले तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सही है। अब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद रुके नहीं, आपने अगला इलेक्ट्रॉन निकाला। अब बताओ अगला इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, जो बन गया उससे। अब A प्लस गैस से अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या बन जाएगा, A2 प्लस गैस। तो ये बन गया IE2 प्लस इलेक्ट्रॉन। बोलो दिख रहा है। फिर आप और आगे बढ़ जाओ, अब जो A2 प्लस बना उसको फिर पकड़ो और उससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो बताओ क्या बन जाएगा, A3 प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सी एनर्जी हो जाएगी इसकी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या कहलाएगी, इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और इसके बाद आप एक के बाद एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स निकालते रहो, तो उन्हें इनकी क्या बोलते हैं, पहली बात तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। जब आप एक एटम से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो इनकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज कहलाती है। समझ में आ गया। फर्स्ट आई, सेकेंड आई, थर्ड आई का फिर अपन लोग वहां देखेंगे, डी ब्लॉक में भी उसकी जरूरत नहीं है। हाँ सेकेंड आई में आप खुद से भी कर सकते हो, D6 से निकलेगा, वहां पर भी Fe ज्यादा आएगा। चलिए एक बात तो गई है। अब देखो एक बात समझने की कोशिश करो कि IE1 के करस्पॉन्डिंग जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अभी के लिए आप उसे चार्ज बोल लो। बताओ पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो एटम पे चार्ज कितना आया, +1। बताओ IE2 के करस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन स्टेट क्या आ जाएगी, +2। जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होंगे तो ऑक्सीजन स्टेट क्या आ जाएगी, +3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। जितने इलेक्ट्रॉन आप निकालते जाओगे उतना ही उस एटम के ऊपर क्या आता जाएगा, चार्ज आता जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, सक्सेसिव, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑलवेज increases in order। that is, कहने का मतलब क्या है, IE3 हमेशा ऐसा कर लो, IE2 हमेशा IE1 से बड़ा होगा, IE3 IE2 से, IE4 IE3 से, एंड सो ऑन। ये कहानी चलती रहेगी irrespective of any factor like half filled or fulfilled configuration। सक्सेसिव आयनेशन एनर्जीज कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करती है, फिक्स है। IE2 हमेशा IE1 से बड़ा होगा, IE3 IE2 और IE1 दोनों से ज्यादा होगा, IE4 बाकी के बचे तीनों से हमेशा क्या होगा, ज्यादा। चाहे कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड हो, चाहे कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल्ड हो, कुछ भी हो रहा हो, किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझा देता हूं। यहां देखो, लेट अस अज्यूम इसके पास 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे बताओ, 8 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं अभी, 8 प्रोटॉन्स को। अब इसमें प्रोटॉन तो 8 है, लेकिन प्लस चार्ज के से इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 7। बोलो समझ में आ रहा है। अब वही 8 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 7, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ चुका होगा। यहां देखो प्रोटॉन 8 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। बताओ अट्रैक्शन फोर्स और बढ़ चुका होगा।
So because with removal of each electron, इसको हम बोलते हैं P बाई E रेशियो, मैं आपको मिलवा चुका हूं इससे पहले भी। वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट इज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। सही है? तो प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है, सॉरी हाँ कम हो जाता है ऐसा बोल लो, या इलेक्ट्रॉन से कंपैरिजन में प्रोटॉन्स का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जैसे से उसका एक एक इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पर उसका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे इमेजिन करें मंदिर के सामने एक भिखारी बैठा है, ठीक है, और भिखारी अंधा है, ये आपको पता है कि वो अंधा है। उसके कटोरे में 5-5 के 10-10 के सिक्के पड़े हुए हैं खूब सारे। सुबह से आप भूखे हो, कचौरी खाने को मिली नहीं, आप मंदिर में गए दर्शन करने, तभी आपकी नजर एकदम से कटोरे पे पड़ी। भिखारी पे नहीं पड़ी, पहले कटोरे पे पड़ी। वाह, 4-5 कचौरी एक साथ। फिर आपकी नजर भिखारी पे पड़ी, भिखारी तो अंधा है। आप चुपचाप गए और उसके कटोरे में 10 का एक सिक्का निकाल लिया। बताओ क्या होगा? कुछ नहीं, भिखारी तो अंधा है, उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अंधा नहीं था, वो तो अंधे होने की एक्टिंग करा। जैसे ना सिक्का उठाया, उसने देख लिया, उत्तरी मेरी लाचारी का फायदा है ना। अगर वो पहला सिक्का उठाते ही वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों? भांडा फूट जाएगा, है ना। और वो क्या करेगा, चुपचाप से कटोरे को अपने पास में सरका लेगा, ठीक है। फिर आपने चारों तरफ देखा, कोई नहीं है। फिर आप वापस गए, फिर से चतुराई से आपने एक और 10 का सिक्का निकाल लिया। बताओ अब क्या होगा? भिखारी को गुस्सा आएगा, लेकिन रोजाना की कमाई का साधन है, छूट थोड़ी सकता है 20 रुपए के लिए। लेकिन वो अपने कटोरे को और बिल्कुल पास में खींच लेगा अपने, कि अब नहीं ले जाने दूंगा। अब ये तो बता नहीं सकता कि मैं अंधा हूं, ये राज तो खुलना नहीं चाहिए। फिर आप गए, इस बार आप पीछे से गए और ऐसे आगे जाके एक और सिक्का निकाल लिया। अब की बार तो कटोरा नीचे लेके ऐसे बैठ जाएगा। होगा या नहीं होगा? ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, मुझको भी नहीं छोड़ रहा है ना। तो तीसरा सिक्का निकालते ही क्या होगा, वो कुछ भी हो जाए, अब कटोरे चौथा सिक्का जाने। देखो आपने पहला सिक्का निकाला, उसने अपने कटोरे पर अट्रैक्शन बढ़ा दिया। फिर आपने दूसरा निकाला, उसने कटोरे पर अट्रैक्शन और बढ़ा दिया। फिर आपने तीसरा निकाला, उसने कसम खा ली अब मैं चौथा सिक्का निकालने नहीं दूंगा। तो सेम कहानी है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। कोई फैक्टर काम ही नहीं करेगा, चाहे कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड हो ना हो, फुल फिल्ड हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। IE3 कभी भी IE2 से छोटा नहीं हो सकता है। 3 2 से बड़ा होगा, 2 1 से बड़ा होगा, और 3 दोनों से ही क्या होगा, बड़ा होगा, वैल्यू ज्यादा रख रहा होगा। ये एक चीज आपको ध्यान भी रखनी है और समझनी भी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आओ हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर IE1 एंड IE2 ऑफ ऑक्सीजन। बताओ भाई, ऑक्सीजन के IE1 और IE2 में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? वेरी गुड, एज आई एक्सपेक्टेड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत किसको है? ये तो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, कि दुनिया की कोई ताकत इसको बदल ही नहीं सकती। IE2 हमेशा IE1 से क्या होगा, ज्यादा। लेकिन अभी तुम ताजा ताजा पढ़ रहे हो, अभी भी पढ़ा है, अभी के अभी। थोड़े दिनों के बाद when you will become intelligent, you will think different, तुम दिमाग लगाओगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, 2s2 2p4। जब मैं ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, इसे बोलूंगा IE1। अब O प्लस बनेगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट कैसा है, 2s2 2p3। आइला मैंने गलत एलिमेंट ले लिया। एक काम करो, IE2 और IE3 कंपेयर कर लो, ठीक है। अब IE2
तो बताओ I2 से एक और रेक्टेंगुलर O2 प्लस बनेगा और इलेक्ट्रॉन, तो ये IE2 है। बताओ ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? हाफ फिल्ड, स्टेबल है। IE2 की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। IE2 वैसे भी I1 से ज्यादा होगा, है ना। अब हाफ फिल्ड होने से क्या होगा? IE1 और IE2 के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो चुका होगा। क्या ज्यादा हो चुका होगा? गैप, इतना सा फर्क पड़ेगा। बाकी होगा IE2 हमेशा I1 से ज्यादा। अब जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो देखो, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बचा 2s2 2p2। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा IE3, तो ये क्या बना लेगा? O3 प्लस। अब यहां पर जो वैज्ञानिक लोग हैं वो दिमाग लगाएंगे। क्या? IE2 शुड बी ग्रेटर देन IE3, क्योंकि यहां पे क्या है? हाफ फिल्ड, और ये कैसा है? पार्शियली फिल्ड। तो कृपया वैज्ञानिक बनने पे नहीं, डॉक्टर बनने पे फोकस करें। सही बात है ना। तो ये वैज्ञानिक सोच बिल्कुल गलत है। हम तो नॉर्मल कॉमन सेंस की बात करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, IE3 हमेशा IE2 से और IE2 हमेशा IE1 से बड़ा होगा, चाहे कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड हो, चाहे कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड हो, कछु फर्क ना पड़ता। अगर आप एक ही एटम के IE1 IE2 IE3 को कंपेयर कर रहे हो तो हाँ, अगर आप दो अलग अलग एटम के कंपेयर करोगे तो फिर से हम लोग कॉमन चीज की बात करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं, यहां नहीं कहता हूं, मिक्स हो जाएगा। मैं आपसे बोलूं कंपेयर IE2 ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बताओ भाई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका IE2 ज्यादा होगा? तो देखो, कवि क्या कह रहा है कि एक तरफ नाइट्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन, और आप कंपेयर करना चाह रहे हो IE2। बताओ IE2 का मतलब क्या है? IE1 कब आता है? जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दो। और IE2 कब आएगा? जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे। तो पहला 2s2 2p3, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या बचेगा? 2s2 2p2। तो नाइट्रोजन में जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो 2p2 से निकल रहा है। सही है। ऑक्सीजन को देखो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालो O+, ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 2s2 2p4। पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगा? 2s2 2p3, दैट इज हाफ फिल्ड होगा। बताओ, अब यहां से जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन निकालना है। सो सिंस इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम half filled configuration in oxygen, that implies IE2 of oxygen is greater than IE2 of nitrogen. अब आप IE3 of oxygen को नाइट्रोजन से कंपेयर नहीं कर सकते, सेम कंपेयर करना पड़ेगा तभी कर सकते। समझ रहे हैं? फर्स्ट नाइट्रोजन का ज्यादा है। No, 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 no. It doesn't work for a single element. In this case, we had the three ionization energies of the same element, oxygen. So we are comparing ionization energies of the same element, then it is independent of any factor. These will always increase in order. But when you are comparing two different elements like nitrogen and oxygen in here, so you are comparing second ionization energy of both of these, like nitrogen and oxygen. So in this case, it will depend on factors when you have different elements. Yes. It's not like it will be for every element. It's simply like if you're comparing two different elements, then you have to focus on the factors.
But if you are comparing ionization energies for the same element, then you need not any factors. It doesn't matter. If it is for the same element, and if it's for different elements, then all the factors will be working again. ठीक है? क्या ये तुम्हारी राखी बहुत बड़ी हो गई है, बहुत लंबी राखी बंधवा ली है, तुम तो खोटे से बंध गए जाके, बर्थडे भी बना लिया, तेरे भाई का बर्थडे है, तेरे भाई का बर्थडे है, कौन से भाई का था वैसे? हैप्पी बर्थडे यार, बिलेटेड नहीं था, नकली बर्थडे होने, अच्छा इसके भाई का, ओ सबके भाई का, फ्रेंड फ्रेंड का बर्थडे तो नहीं था? नहीं, फिर ठीक है। हाँ भाई चलें आगे। तो ये हो गई सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, ये आपको कंपेयर करनी आनी चाहिए। अब देखें कुछ छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं इनके ऊपर। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे कहूं कि आपके पास 3 एलिमेंट है ए, बी और सी। इनको ना लोग टॉपिक की तरह पढ़ाते हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज होते हो, है ना। टॉपिक की तरह नहीं, क्वेश्चन है, दिमाग लगाएं। सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी लिखा है, अगर उसके नीचे नंबर नहीं लिखा है 1 2 3, तो इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने बोला सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी, यानी हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो है कुछ किलो कैलोरी में ले लेते हैं, 200, इसकी है 900 और इसकी है 20। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग दीज? बताओ भाई, है ना। तो अगर हम इनका रिएक्टिविटी और देखें, मेटल कौन होते हैं? व्हाट आर मेटल्स? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा वो क्या होगा? मेटल, बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स कैसी होती है? तो बताओ इनमें से सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? क्यों? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? सबसे कम। इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत सबसे कम करनी पड़ेगी, तो सबसे रिएक्टिव। अगर मैं इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखूं, वो होगा सी, फिर कौन होगा? ए, और फिर कौन होगा? बी। तो कैब बुक करो और निकल जाओ। सही है, सबसे ज्यादा सी, फिर ए और फिर बी। क्या अभी किराया तो का दिया ही नहीं तुमने, बिना किराया दिए थोड़े निकल जाओगे। चलिए अगला प्रश्न जरा ध्यान से सुने। फॉर एन एलिमेंट द वैल्यूज ऑफ IE1, IE2, IE3 and IE4 are 150, 320, 1540 and 2100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस एलिमेंट? या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, व्हाट इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस एलिमेंट? धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का, आप समझने का लेवल बढ़ाएं।
ऑक्सीजन स्टेट का तो मैंने आपको सिखाई दिया अभी, चार्ज। जैसे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालो क्या बनेगा, Na प्लस, +1 उसका ऑक्सीजन स्टेट है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो +2 उसका ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा, 3 निकाल दिए तो +3, 4 निकाले तो +4। चलिए दिमाग लगाएं और आंसर दें। चलिए +3 इज द करेक्ट आंसर। देखें कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से समझें, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है IE1, IE2, IE3, IE4। जैसे मैंने आपको बताया IE1 के करस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी, +1, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। IE2 के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, IE3 पर तीसरा और IE4 पर चौथा। अब आप ये देखो कि जो वैल्यूज दी हुई हैं उनमें गैप कितना है, रिलेटिव गैप देखा करेंगे, ठीक है। देखो पहला कितना था 150, दूसरा कितना है 320। तो इतना तो अपन ने सीखा है IE4 IE3 से बड़ा होगा, है ना। ये तो अपन जानते ही हैं कि भाई IE4 IE3 से बड़ा होगा, IE3 IE2 से बड़ा होगा और IE2 IE1 से बड़ा होगा। बोलो इतना समझ में आता है। लेकिन अब कितना बड़ा, तो यहां देखो यहाँ कितने आ गए, मात्र 100 के आसपास का, 170 का, हाँ मतलब ठीक है 150 से 150 200। यहां गैप कितना आ गया एकदम से, तो यहां गैप था मात्र 170 का और यहां गैप कितने का हो गया, ऑलमोस्ट 1220 का, एकदम से गैप बढ़ गया। फिर देखो आगे गैप कितने का आया, 460 का, नहीं 560 का। तो देखो ये एक बिगर जंप है, लार्जर गैप, या रिलेटिवली लार्जर ऐसा लिख लो, रादर अच्छा वर्ड, इंडिकेट्स difficulty in transition from +2 to +3। ठीक है, इसका मतलब ये है, मैं इधर लिख रहा हूं आप लोग लिख लेना, कि +2 आसानी से बन जाएगा, बनेगा ना, लेकिन +3 बनाने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। सो +2 पे आके रुक जाएगा नेचुरली, खुद से। और आगे जाना है तो भाई साहब मुझे एनर्जी दो तभी मैं जा सकता हूं। इसका मतलब इसकी जो स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट होगी वो क्या होगी, +2, और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कितने होंगे, 2, क्योंकि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सबसे आसानी से लूज कर सकता है ना। इट इज लाइक आप, कोई गेम आता है ना हर्डल्स वाला, जिसमें जंप करते हैं, बॉक्स जंप की बात कर लेते हैं। आप 10 सेंटीमीटर का बॉक्स जंप करो पहला, दूसरा बॉक्स 50 सेंटीमीटर का है, तीसरा बॉक्स आधे फुट का है, चौथा बॉक्स ज्यादा चलेगा, चलो पहला बॉक्स 1 फीट का है, दूसरा बॉक्स 2 फीट का है, तीसरा बॉक्स 4 फीट का है, चौथा बॉक्स 11 फीट का है। बताओ आप कौन से बॉक्स तक आराम से पहुंच पाओगे। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, पहला बॉक्स 1 फीट, दूसरा बॉक्स 2 फीट, तीसरा बॉक्स 3.5 फीट और चौथा बॉक्स 11 फीट। बताओ आप कहां जाकर रुक जाओगे, यहां तक। 1 फीट तो चलना, 1 फीट तो कितना है, होता है 1 फीट तो चलना, 1 फीट आराम से चल जाओगे। ऐसा भी होता है आप 1 2 3 और 3 6, तो ये तो एक साथ उछल जाओ दोनों डब्बे, फिर थोड़ा दम लगा के 3 फीट पे पहुंच जाओ। अब उछल के दिखाओ, ये करके दिखाओ, है ना। नहीं चल सकते क्योंकि गैप क्या हो गया है, छोड़ो तुम तो, इसको 6 फीट का भी ले लो तो भी नहीं उछल सकते, अच्छा खासा जंप करने वाला भी नहीं उछल सकता, सही है ना। तो सेम चीज है, आप 1 फीट का गैप, लेकिन ये सीधा 6 फीट का गैप। अब 1 फीट तो जंप कर जाओगे, लेकिन 6 फीट जंप करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, कोई ना कोई टूल चाहिए, उड़ने वाले जूते या स्प्रिंग लगे हुए जूते, तब जाके आप शायद उसको
क्रॉस कर पाओ, आपको एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होगा, आप खुद से इसको क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो आप इस केस में भी यहां पर आकर रुक जाओगे। तो देखो यहां से यहां आने में कितने इलेक्ट्रॉन निकले, एक इलेक्ट्रॉन यहां निकला, एक यहां निकला, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। इसलिए ये सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो इसका कॉमन स्टेट क्या होगा, +2, और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 2। सही है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, तब समझ में आएगा। देखें क्वेश्चन फिर से, आपके पास एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी, इसकी IE1, IE2, IE3, IE4 सब दी हुई है। इसकी वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसकी वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका है 20, इसका है 200, इसका है 150, इसका है 420, इसका है 390, इसका है 2000, इसका है 1580, इसका है 2380। हाँ भाई, दोनों की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। दिख रहा है सब लोगों को, कुछ भी नहीं करना, क्या देखना है, रिलेटिव गैप। तो यहां देखो 20 से 50 130, 150 से 390 240, 390 से 1580, सीधा 1100 1200 का गैप हो गया। देख लें जितने का भी हो, कितना है भाई, 10 400 1100 1500 1110 है ना। 90 कैसे होगा, 90 तो खुद है ना, 90 और 10 400, 400 और 1100 1500। अच्छा अच्छा 1580 है, सॉरी सॉरी, मैं गया 1500 समझ रहा था, आई एम वेरी वेरी सॉरी। 1190, यहां देखो कितने हैं गैप, 220, यहां कितने हैं गैप, सीधा ही 1580, और यहां कितने हैं गैप, मात्र 380। ये गैप बड़ा है, तो इट विल नॉट क्रॉस दिस, ये यहां के रुक जाएगा, ये यहां के रुक जाएगा। ए के लिए स्टेबल स्टेट कौन सी हो गई, +3, बी के लिए स्टेबल स्टेट क्या हो गई, कर सकते हैं। ये होती है आयनाइजेशन एनर्जी, आपको इससे इस तरह से डील करना आना चाहिए। हो गया, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं और। इसमें तो नहीं है, इसमें देख लेते हैं, एक सेकंड रुकना। तो हो ही गया था कल। देखें क्वेश्चन कि IE1 of element X and Y are
419 किलो जूल पर मोल एंड 590 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली है। फिर IE2 ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो 3069 किलो जूल पर मोल है एंड 1145 किलो जूल पर मोल भी है, ये भी रेस्पेक्टिवली है। देन कवि कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बता दो। अभी बता देते हैं। पहला बोल रहा है एक्स जो है वो एक एल्कली मेटल है, बाकी ऑप्शन में इसको मैं AM लिख दिया करूंगा ऐसा, और वाई जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्या है? इसको मैं प्यार से अब AM लिख दूंगा अगर कहीं आगे जरूरत पड़ेगी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है एक्स जो है वो AM है और वाई जो है वो एल्कली मेटल है। थर्ड ऑप्शन बोथ X and Y are alkali metals. Fourth, both X and Y are alkaline earth metals. इतना जल्दी देखते ही कर दी हो, वाह, वो तो करना ही पड़ेगा। क्या सोच कर आए थे? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लेन करें। हाउ कम? हाउ कम? ये x का IE1 है और ये x का IE2 है। क्या आप ये पढ़ पा रहे हैं? आपका जवाब बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन जवाब सही है। हाँ, आप समझा नहीं पाए। ये y का IE1 है और ये y का IE2 है। अभी भी तो किया बाबू तुमने। बताओ कितना का गैप? 2500। कितना गैप? 600, करीबन 600। बताओ लार्ज गैप कौन सा है? ये एनर्जी आसानी से मिल सकती है, ये मिलने में दिक्कत होगा, तो ये अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है। ये देखो गैप बहुत कम है, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा। सो एलिमेंट X ड्यू टू द लार्ज गैप between IE1 and IE2 can easily lose one electron, but it will be difficult to lose second electron. समझ पा रहे हैं? एक्स जो है एल्कली मेटल्स हैं, क्योंकि एल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकते हैं, जैसा आप कह रहे थे, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते हैं। एक्स एल्कली मेटल है और वाई एल्कलाइन अर्थ मेटल है, और ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। तो देखें, आप कुछ भी याद करके रट करके नहीं जा सकते कि ये होगा वो होगा। लॉजिक्स है,
लॉजिक्स पे फोकस करें, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करें, आप धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगे डिफरेंशिएट करना, ये करना वो करना, तो बड़ा टास्क नहीं है। टीना समझ में आ गया? ऑप्शन 2 आंसर नहीं होगा, ऑप्शन 1 होगा। कोई डाउट? नहीं, ऑल गुड। चलो आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपना आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक खत्म होता है। अब हम चल रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरे टर्म पर, जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग को और यूज करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। प्यार से सिंबल होता है डेल्टा एच ई जी, और दूसरा एक और टर्म होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, चलिए देखें, अगर हम एक न्यूट्रल एटम को एक इलेक्ट्रॉन दें, पहले तो कहानी सुनते हैं। So if an electron is added to a neutral atom, अगर हम एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, देखो एक तो होता है न्यूक्लियस, और उसके अलावा इसके अंदर और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही उपस्थित है इसमें, ठीक है। और अब आप यहां पर एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, ये भी इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। आप इस एटम को लाके इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो कि ले इलेक्ट्रॉन ले ले। अब बताओ, ये एटम इलेक्ट्रॉन ले लेगा? नहीं लेगा, मना कर देगा। जबरदस्ती नहीं है। ले भाई इलेक्ट्रॉन ले, बस इतना सा बोलना है आपको। ले सकता है, जरूरी है ले, नहीं भी ले सकता है, प्रॉब्लम। दोनों केस पॉसिबल है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमें इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसा भी जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो आओ देखते हैं कि कभी इलेक्ट्रॉन लेगा और कभी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो इसको समझने के लिए आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि भैया यहां पर ना दो तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा और कौन सा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, डबल तो है नहीं, है ना, तो ये इसको क्या बोलेगा, चल भाग यहां से। ये भी इसको बोलेगा, बोलेगा ये शाणे दोबारा अपन के एरिया में दिखने का नहीं, है ना। सो यहां पर आप देखो दो तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक है। सो कहां लिखे, यहां लिखे, यहां लिख देते हैं। सो देर आर टू types of forces acting on the incoming electron. पहला अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, और दूसरा रिपेप्शन बाय वैलेंस। वेरी गुड, लाइक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पहले से इसके ऊपर क्या लगाएंगे, रिपल्शन लगाएंगे। अब फिर से वही बात आ गई, अगर अट्रैक्शन जीता
इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। रिपल्शन जितना इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, और दोनों बराबर हो गए तो भी नहीं आएगा। हाँ, तो अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो पहला केस। अच्छा, शायद आप लोगों ने ये सुना हो और नहीं सुना हो तो आज सुन लो। जब भी कभी भी कहीं पर अट्रैक्शन है तो वहां पर सिस्टम की जो पोटेंशियल, छोड़ो तो एनर्जी लिख लो, सिर्फ एनर्जी है वो बढ़ती है कम हो जाती है? कम होती है, पक्का। एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है? डिक्रीज होती है। और जब भी कभी भी कहीं रिपल्शन होता है तो बताओ सिस्टम की एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। यह है सार्वभौमिक सत्य। इट इज द लॉ ऑफ फिजिक्स। आस्क टू फिजिक्स का मास्टर। खैर नॉर्मल है, बहुत सिंपल है। क्योंकि जब अट्रैक्शन होता है ना तो पोटेंशियल जी की वैल्यू नेगेटिव आती है। जब भी कभी भी कहीं भी अट्रैक्शन होगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो, आप प्लस और माइनस चार्ज रखो, तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर मैं आपसे बात करूं, ये Q1 है और ये माइनस Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस R है, बताओ पोटेंशियल जी का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R। तो जब आप पोटेंशियल जी के फॉर्मूले में वैल्यू रखते हो तो आपको चार्जेस की वैल्यू विद साइन रखनी होती है, तो एक्चुअली बनेगी माइनस के Q1 Q2 अपॉन। अब जैसे ये पास में आते जाएंगे डिस्टेंस कम होती जाएगी, डिस्टेंस कम होगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा और पोटेंशियल जी के लिए और ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आप और कॉमन शब्दों में सुनना चाहें तो आपका खून कब खौलता है? जब आपका जानी दुश्मन सामने आता है या आपका दोस्त? रिपल्सन। रिपल्सन इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड अट्रैक्शन डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ सिस्टम। आप गुस्से में भी आपका दोस्त आगे लगा, भाई भाई मान जा मान जा, तो बोल रहा है इसलिए बात आज तो मैं इसको, है ना? तो वो दोस्त नहीं मिस्टर मेहता, दोस्त नहीं होते वो, यूजलेस, लीव देम। हाँ, क्या? हाँ, वैसे दोस्त बोलते भाई तू चल मैं भी आ ही रहा हूँ तेरे साथ में, जैसे सामने 10 लोग हो भाई आई एम गोइंग, ऐसे नहीं होते दोस्त। ठीक है, खैर छोड़े, समझ में आ गया आपको? अट्रैक्शन जहां होगा सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, और रिपल्शन जहां होगा वहां सिस्टम की एनर्जी हमेशा क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग ना लगाएं, ऐसा ही होता है। अब आप यहां देखें, अगर अट्रैक्शन, बहुत काम की चीज सीख रहे हो आप, अगर अट्रैक्शन रिपल्शन से ज्यादा है, क्या है? ज्यादा है, तो बताओ क्या होगा? देन द एटम, द न्यूट्रल एटम will accept electron। सही है? and as attraction dominates, energy will be released as energy of system will decrease। सही है? बताओ इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? कुछ नहीं। ऐसा है क्या? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो एनर्जी रिलीज। If an atom wants to gain electron, then energy will be released। रिलीज होगी और
ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ऐसे प्रोसेस का जो डेल्टा एच होता है नेगेटिव होता है। You need not to be positive always. Sometimes you have to be negative, like in case of COVID. अगर पॉजिटिव हो गया तो दिक्कत है। आप भी थे, मैं भी था। फर्स्ट वेव विद इन 3 months। अरे भाई साहब, नहीं नहीं, ऐसे कैसे बात कर? कुछ में तो नेगेटिव, कुछ में नेगेटिव भी होना चाहिए। अच्छा, कुछ में पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, अच्छा, आपको ठीक होने के बाद? मैं तो, मुझे हुआ, टेस्ट करवाने गया तो कोविड पॉजिटिव आ गया। तो भाई कोविड पॉजिटिव आ गया तो किस, मेरा भाई जो है उसको मेडिकल नॉलेज है बहुत ज़्यादा। तो उसने मेरे को फ़ोन किया, मैंने उसको फ़ोन किया, मेरा पॉजिटिव आ गया। तो बोलते तो अभी के अभी जा उस पर लैब पे, और वो क्या होता है, सी 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 आर, अरे नहीं नहीं, आरटीपीसीआर तो हो गया था, चेस्ट का एक्सरे और वो सब होता था। नहीं नहीं, वो और एक एच सी आर टी टेस्ट होता है, क्रिएटिव रिएक्टिव प्रोटीन। नहीं, एनसीईआरटी नहीं सीआरटी टेस्ट होता है, क्रिएटिव रिएक्टिव प्रोटीन। वो करवा लिया, अब रिपोर्ट आई तो उसमें स्कोर आया 7 पॉइंट कुछ, नॉर्मल आदमी को होना चाहिए 4 के आसपास। मेरे भाई को ने बताया, अच्छा वो भी आ गया एक्सरे की, वो जो क्या बोलते हैं, फेफड़ों की फोटो। हाँ वही थी, और क्या थी, क्या बोलते हैं उसको, एक्सरे, कुछ और नाम भी होता है उसका, सीटी स्कैन। नहीं तो सीटी स्कैन दिमाग का ही नहीं होता ना, एचआरटी स्कैन बोलते हैं उसको। सीटी स्कैन हर की बॉडी किसी भी पार्ट का हो सकता है। तो उसके अंदर वो फेफड़ों के अंदर ना ऐसे लाइन में, तो मेरा भाई बोलता देख उसके अंदर ना, उसने फोटो व्हाट्सएप की उसको मैंने, तो मेरे को बोलता है कि देख इसमें ना कांच टूटे हुए से लग रहे हैं ना, मतलब तेरे अंदर फेफड़ों में घुस गया। कैसा भाई है यार, डरा और रहा है। फिर मैं घर पहुंचा, मेरे को टेंशन हो गई, फिर मैं घर पहुंचा, सीधा एक कमरे में बंद हो गया। फिर मैंने गूगल बाबा से बात की कि मेरा सीआरपी स्कोर 7.4 या 2 है, इससे क्या क्या वो होता है। भाई साहब गूगल ने मेरे को 5 मिनट में मार दिया कि आपको हाई चांसेस है हार्ट अटैक के, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को दिखाता है, इससे जो आपकी वो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाती है और हार्ट अटैक आता है। मैं बोला मैं कोविड से मरूंगा नहीं मरूंगा, ये मेरे को जरूर मार देगा। मैं ऐसे बंद किया। मेरे रूम में ऐसा स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ था, उस टाइम पे ऑनलाइन क्लास चलती थी, नेटफ्लिक्स डाउनलोड कर रखा था, सब्सक्रिप्शन लगाया, नीचे गद्दा बिछाया, वेब सीरीज चालू। उस टाइम पे मैंने, पता नहीं मेरे को याद भी नहीं हो, तो बहुत देखी थी उसमें, बहुत अथा, दिन भर। मनी हाइस्ट तो नहीं आई थी उस टाइम पे, मनी हाइस्ट 2020 में आई थी, उसके बाद आई थी। मैंने शायद, एक तो थी 100 करके थी, एक 100, उसके 4 एपिसोड्स थे, 4 सीजन थे। एलियन वो उसमें जाते हैं दूसरे प्लेनेट पे, वो देखी थी। फिर एक वो, बहुत सारी देखी थी, बहुत सारी। मैं 6 घंटे सोता था, बाकी 18 घंटे पड़ा पड़ा स्क्रीन देखा करता। उधर से जूस आ रहे हैं, नारियल पानी आ रहा है, सब आ रहा है, बढ़िया। मजे थे उस टाइम पे, नहीं मजे नहीं थे, गला जो था ना, ना भयंकर वो था, वो बोला भी नहीं जाता था, खाना खाना बहुत दुश्वार था। और मेरी छोटी वाली डॉटर थी ना, उस टाइम पे 3 या 4 महीने की थी। 40, 15 दिन हुए, तो मुझे लगा 15 दिन में ठीक हो गया हूँ। 15 दिन नॉर्मल सब ठीक हो जाते, मैं ठीक तो 7 दिन बाद हो गया था। 7 दिन बाद गला वाला कुछ नहीं, 2-3 दिन तो चेस्ट में पेन हुआ था, वो भी गायब हो गया सब। फिर उसके बाद सब फ्री बिल्कुल, ना कफ ना गला कुछ। अब तो ठीक हो गए, गया रिपोर्ट करवा के आ गया 12वें दिन ही, फिर से पॉजिटिव, फिर पैक। फिर उसके 15 दिन बाद वापस गया, फिर पॉजिटिव। 3 रिपोर्ट करवाई 40 दिनों तक, तीनों की तीनों पॉजिटिव। फिर उसके बाद मैंने कोई रिपोर्ट नहीं करवाई मतलब मैं तो हो चुका हूँ, जिसको होना वो अपने आप पॉजिटिव होता रहेगा। तो वो कहते हैं कि 15-20 दिन के बाद आप इन्फेक्शियस नहीं रहते हो। तो फिर मैंने नहीं करवाई। फिर उसके बाद सेकेंड वेव में भी हुआ मेरे को, क्योंकि फिर पढ़ाने लग गए थे, तो उससे फर्क नहीं पड़ा। 3 दिन हुआ, तो उसमें ना आइसोलेट हुआ ना कुछ हुआ, किसी को बताया नहीं कि हुआ, घूमते रहे बढ़िया। ऐसे हिंदुस्तानियों की इम्यूनिटी। खैर, ये समझ में आ रहा है आपको? फिर हम वहां पहुंचे कैसे थे? अच्छा हाँ, सही बात है, यहाँ से पहुंचे थे, कहाँ कहाँ ले जाते हैं। तो डेल्टा एच कैसा होना चाहिए एक्सोथर्मिक के लिए? नेगेटिव है। गलत बात, ऐसे बोला मत करो, पॉजिटिव नेगेटिव था ना, कहाँ से कहाँ ले गया मेरे को।
सो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर कलर चेंज करते हैं, दूसरा यूज करते हैं, कौन सा यूज करें, ये तो जनता की भारी डिमांड पे। इफ अट्रैक्शन, वैसे ही मैं तो गुलाबी नगरी से हूं, यस, सो इफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन, देन द एलिमेंट will have no tendency to gain electron। आप उसको बोलोगे इलेक्ट्रॉन ले, बोलेगा नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आप बोलो लेना तो पड़ेगा, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तो किसी को लड्डू खा ले, नहीं खा ले, ठूस दे, तो मुंह में ठूसने में जो एनर्जी देनी पड़ती है, क्या देनी पड़ती है। तो आप इसको बोलोगे लेगा कैसे, नहीं लेना तो पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। इसे घर वालों ने भेज दिया ना, चलो कोटा पहुंचो, नहीं पापा नहीं जाना है, चलो, कैसे नहीं जाओगे, पहुंच जाओ, है। हाँ जन्माष्टमी तो रुक जाए, कन्हैया बना देंगे पापा वहीं पे ही। होता ना, कई लोग कुछ और करना चाहते हैं, घर वाले बोलते कुछ नहीं करना और यही पढ़ो, यही काम करो चुपचाप, एनर्जी है घर वालों की, एनर्जी सप्लाई कर देते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने मना कर दिया, मतलब एटम में बोलेगा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, बोले चाहिए क्यों नहीं, लेना ही पड़ेगा, आप अड़ गए कि लेगा कैसे नहीं तू इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे केस में टू ऐड इलेक्ट्रॉन, बताओ हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सप्लाई व्हाट, एनर्जी। सो एनर्जी will be absorbed and process will be what, endothermic। that means इसका जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि कब डेल्टा एच नेगेटिव होगा, कब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। सो अगर अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन खुद लेना चाहता है, तो जब एटम इलेक्ट्रॉन, कहानी के सार ये है, एटम अगर खुद इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन एडिशन पर एनर्जी रिलीज होगी। अगर वो खुद इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता और आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। कॉपी कर लो एक बार। तो आप देखें, आपने इतना सीख लिया है कि कब इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तब क्या होगा, कब लेना नहीं चाहता है तब क्या होगा। अच्छा एक चीज बताओ, मेरा एक दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है, दो दोस्त हैं, एक का नाम है रमेश और दूसरे का नाम है सुरेश, सही है। रमेश को उसके पापा ने 5,000 रुपए दिए, क्योंकि उन्होंने रमेश से वादा किया था कि अगर 12th क्लास में 98% ले आएगा तो उसको 5,000 रुपए देंगे। कभी नहीं देंगे, क्या बात कर रहे हो, कम है। ठीक है, पैसा बहुत है रमेश के पापा के पास। अब सुरेश को ये बात पता लग गई, छोटा है। अरे आईफोन से मुझे याद आया, नहीं नहीं अभी नहीं बताऊंगा। तो सुरेश रमेश के पास गया और बोलता भाई पार्टी, तुम्हारे जैसे दोस्त डुबोते हैं, पार्टी नहीं। बोला भाई इस पैसे को तो इन्वेस्ट कर दे, लक्ष्मी चीट फंड, 15 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में, 21 दिन में पैसा डबल। तो 21 दिन के लिए इस पैसे को स्टॉक मार्केट डाल दे, स्टॉक में बता रहा हूं डबल हो जाएंगे, 50,000 के 1 लाख, फिर 50,000 निकालना वापस डाल देना, बाकी 50,000 की पार्टी कर लेंगे। दैट इज गुड फ्रेंड। ओके, सीधा पार्टी मांग ली, बताओ, पहले कमाई तो करवाओ उसकी। तो अब रमेश सुरेश पे अंधा विश्वास करता था, जो सुरेश ने कहा उसने कर दिया, उसने 50,000 रुपए डाल दिए। नहीं नहीं, दोस्त ने बोल दिया भाई, पूरे 50,000 रुपए उसने डाल दिए। क्या, अरे रुको जरा सा, अब उसने ऐप डाउनलोड कर ली,
जीरोधा, ग्रो, नहीं नहीं, विन फॉर यू, कौन सी, एंजल ब्रोकिंग, चलो ठीक है, मेरे पास भी वही है। तो 50,000 रुपए डाल दिए उसने। अब वो रोज चेक करता अपना जो स्टॉक के अंदर इंस्ट्रूमेंट था, पहले दिन डाले 50,000, दूसरे दिन वो हो गए 49,000। उसने बोला भाई, उसने बोला चिल चिल डू चिल, आज तो पहला ही दिन है, स्टिल हैव 20 डेज लेफ्ट। फिर तीसरा दिन आया 48 के, तो भाई चिल। 7 दिन बाद उसने बोला तू देखना बंद कर दे, सिर्फ 7वें दिन देखना। 7वें दिन देखा उसने सीधा 65,000। तो भाई थैंक यू भाई, थैंक यू, निकाल लू, अभी नहीं, अभी तो 7 दिन हुए हैं, वी स्टिल हैव 2 वीक्स लेफ्ट। भाई साहब इस तरह से चलते गए, 19 दिन हो गए, 19 दिन के अंदर पैसा हो गया 1,20,000 रुपए। उसने बोला भाई 21 दिन मतलब 20वें दिन 1,25,000 रुपए, लेकिन 21 दिन मतलब 21वें दिन जैसे उसने अकाउंट खोला, लाहौल बिला कुवत, मैं घूमा, भाई तो था ही नहीं आसपास कहीं पे, भाई इज गॉन, सुरेश भाग गया, कहा नहीं निकाला निकाला कुछ नहीं। सुरेश ने क्या किए थे, इसमें मिला के अपने भी लगाए थे, वो तो इसी दिन निकाल लिए उसने, हर्षद मेहता। स्कैम 22। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ रमेश के पास शुरू में कितने थे, 50,000 रुपए, बाद में कितने बचे, बताओ रमेश की मनी में चेंज कितना, चेंज इन रमेश मनी कितना, 48,000। अच्छा मैं बोलूं लॉस इन मनी टू रमेश, -48,000। अगर किसी का लॉस -48,000 हो तो मजे ही मजे। मेरा लॉस -48,000 मतलब मेरा प्रॉफिट 48,000, बात तो सही है ना, तो सही बात बोलो बाबू, गलत बात ना बोले। चेंज इन मनी कितना है रमेश का, क्योंकि आप चेंज बता रहे हो, बताओ चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ फाइनल उसके पास कितने पैसे बचे, 2,000, और इनिशियल कितने, तो बताओ चेंज कितने का है, माइनस। लेकिन अगर आपने बोला लॉस, तो भाई लॉस के अंदर नेगेटिव साइन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। बोलो बात सही है नहीं है, लॉस बोल दिया ना, तो लॉस में तो माइनस आ ही गया, अब दोबारा अगर माइनस लगा दूंगा तो प्रॉफिट बन गया। तो आप लैंग्वेज को समझे, जब मैं लॉस रिपोर्ट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मेरी मनी में लॉस इतना हुआ, तो मुझे साइन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूं चेंज इतना हुआ, तो फिर मुझे साइन बताना पड़ेगा कि -48 हुआ या फिर +48 हुआ। आपको क्या लग रहा है मैंने कहानी यूं सुनाई है आपको। यहां देखें, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो एनर्जी में चेंज हो रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो बताओ एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव। जब आप उसे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो आइए अब लिखते हैं डेफिनेशंस, ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई थी। तो लिख रहे हैं पहली डेफिनेशन, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप भी मेरे साथ साथ ही लिख सकते हैं, डेल्टा एच ई जी। So what is delta H E G? It is the energy change. Energy change. When
an electron is added to a neutral isolated gaseous atom. एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो जो एनर्जी चेंज होगा उस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि ये चेंज है, आपको इसे विद साइन लिखना होगा। ये मैंने आपको भी सिखाया कि रमेश की मनी में चेंज कितना था, -48,000। तो कहानी यह है कि आपके पास ये एटम है ए, लिख देता हूं उसको, ए गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ए माइनस गैस। तो यहां का जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम डेल्टा एच ईजी बोलेंगे। नाउ इफ एटम wants to gain electron, बताओ डेल्टा एच ईजी कैसा हो जाएगा, will be negative। और if the atom does not want electron, then उस केस में बताओ डेल्टा एच ईजी कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, फिर आता है दूसरा टर्म, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है, EA। So what is EA? EA is the energy released. Mind it. उसने पहले ही क्या बोल दिया है, एनर्जी रिलीज्ड, बाकी सारी कहानी सेम है। When an electron is added to a neutral isolated gaseous atom, एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी। अब बताओ रिलीज बोल रहा हूं मतलब, रिलीज मतलब साइन इंक्लूडेड है ना। नेगेटिव साइन इसमें आ चुका है, अब आपको दोबारा नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर केस क्या है, सो इफ एटम हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, बताओ इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो ऑब्वियसली जो भी कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है उसके केस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो हम उसे नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। सही, डेफिनेशन पढ़ना, एनर्जी रिलीज्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस केस में एनर्जी रिलीज होगी। बताओ जो नहीं लेगा उस केस में एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अगर आप जबरदस्ती दोगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कुछ नहीं। जब मैं जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, रिलीज तो फिर भी क्या हो रही है, जीरो, हिल है ही नहीं। ठीक है, तो समझना ऐसा नहीं है। सो इफ एटम हैज नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, बताओ उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या रिपोर्ट करेंगे, जीरो। नेगेटिव नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो, जीरो लिखेंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे। लिख भी देना आप यहां पर, नेगेटिव नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने बोला है एनर्जी कितनी रिलीज हुई। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाह रहा और आप दोस्त इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हो तो एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। इसलिए ईए को हम कभी भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्या बोल देंगे, जो लेना नहीं चाहता उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जीरो। लेकिन क्योंकि यहां हम चेंज बता रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन लिया तो एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा, रिलीज हुई। जब इलेक्ट्रॉन दिया तो एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ गई।
समझ पा रहे हैं? अगर रमेश के पैसे वाकई में डबल हो चुके होते तो उसके मनी में चेंज कितना होता? +50,000। उस केस में हम साइन बता दे चेंज के अंदर। तो आप समझें, नेगेटिव पॉजिटिव साइन हम इसको देते हैं, इसको नहीं देते हैं। ये या तो पॉजिटिव होगी, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है उसके लिए क्या होगी? पॉजिटिव, और जो नहीं लेना चाहता उसके लिए क्या बोल देंगे? 0। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कभी भी नेगेटिव नहीं लिखते हैं। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपका टर्म होता है। अब इन दोनों से खेलना मैं आपको नेक्स्ट क्लास सिखाऊंगा। अभी तो मेरे को आपको इनको इंट्रोड्यूस करना था। आराम से इन नोट्स को रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। एक चीज और लिखा दूं मैं आप लोगों को, किसी भी एटम के लिए डेल्टा एच ईजी जो होता है वो माइनस ऑफ ई ए प्लस 5/2 RT होता है। ये इनका एब्सोल्यूट रिलेशन है, बट इन जनरल हम बोल देते हैं कि डेल्टा एच ईजी और ई एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, बट एक्चुअल रिलेशन ये होता है। मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी का भी लिखवाया था ऐसा एक रिलेशन, ऐसे एक रिलेशन इसका भी है। तो आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, कैसे वो वेरी करती है, और कौन कौन से केसेस हैं जो आपको यहाँ पर कंसीडर करने हैं। बट अगर अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है किसी भी तरह का। कल क्लास नहीं है, अब मंडे से ही होगी। हाँ, ये दोनों एक ही चीज है, वही है, सेम। ये एक ही चीज थी, लिखने का तरीका अलग है। चेंज इन मनी -48,000, लॉस इन मनी 48,000। एक ही चीज को लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। अट्रैक्शन, काम करने की चाहत, एफिनिटीज चाहत। हाँ, टेंडेंसी तो वही है, एफिनिटी मतलब चाहत की बात कर रहे हैं। जैसे आपको नीट में सेलेक्ट होने की क्या है? चाहत, एफिनिटी, दैट इज कॉल्ड एफिनिटी। तो अगर आपकी टेंडेंसी है तो आप खुद काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। जिसकी नहीं है वो मेहनत नहीं कर रहा है, ठीक है? तो वैसे होता है। तो एफिनिटी क्या है, उस वर्ड बोलते हैं। एफिनिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे मैं आपसे बोलूं आपकी नीट करने की एफिनिटी नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब क्या है? नीट का नाम लेते हो आपने तोड़ फोड़ मचा दी, ऐसा तो नहीं होता। एफिनिटी क्या हो जाएगी? 0। या तो आप नीट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो नहीं करना चाहते तो 0। अब ऐसे थोड़ा ना जो जो नीट करो सबको मारने बैठ जाओगे आप, वैसे नेगेटिव एफिनिटी तो हो ही नहीं सकती। तो एफिनिटी इज अ टर्म जिसको हम या तो 0 बोलेंगे या पॉजिटिव। चलो भाई, मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।